तो इस वीडियो में जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट। ये चैप्टर एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स की वेटेज रखता है, क्योंकि यूनिट नंबर 2 का यूनिट नंबर 2 20 मार्क्स की है। उसमें 4 चैप्टर हैं, तो 5 to 6 मार्क्स या 4 to 6 मार्क्स की ये वेटेज रखता है। अब रूरल, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? इसके अंदर अगर हम बेसिकली बात करें, इस चैप्टर के अंदर हमें गांव के विकास से रिलेटेड, मतलब रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट ने जितने भी काम किए वो सारे हमें इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। ठीक, तो स्टार्टिंग करते हैं इसके मीनिंग से। सबसे पहला मीनिंग है मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? 1 नंबर के लिए एमसीक्यू इसमें से 3 पॉइंट्स में से मिल सकता है, तो थोड़ा सा पढ़ना है ध्यान से। इंडिया में अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर जो है वो मेजर सोर्स है लिवलीहुड का रूरल एरियाज के अंदर। ठीक, इसलिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा बेटरमेंट ऑफ रूरल एरियाज के लिए। ठीक, मतलब अगर रूरल डेवलपमेंट हमें करना है, इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर जो है वो मेजर लिवलीहुड सोर्स है रूरल सेक्टर का। अगर एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए तो उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रूरल एरियाज़ का बेटरमेंट होगा, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक, आगे इसमें रखा है द टर्म रूरल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। द टर्म रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड नॉट ओनली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट जो टर्म है उसके अंदर खाली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की ही बात नहीं करी जाएगी, इसके अंदर वो सारे एस्पेक्ट्स लिए जाएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो सोशल हो। मतलब इसके अंदर गांव से जुड़े सारे एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो चाहे वो हमारे सोशल एस्पेक्ट्स हो, मतलब सोसाइटी से रिलेट करते हुए हों। इन ऑर्डर टू अचीव रूरल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस प्रोग्राम्स जो थे अपने 5 ईयर प्लान्स में इंट्रोड्यूस करे थे, मतलब लागू करे थे। अब आगे आगे 3 मार्क्स का एक टॉपिक बनता है हमारा प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मतलब ये पहले 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं 3 मार्क्स में आगे भी पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या हो है, अगर हम उसकी बात करें तो पहला दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर मतलब अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए ज़रूरी है हम सबसे पहला क्या करें, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करें। मतलब द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड थ्रू। हमें ज़रूरत है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। कैसे इंप्रूव करी जा सकती है ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी, तो वो हम इससे पिछले वाले चैप्टर में अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पढ़ के आए थे, स्किल्स इम्पार्ट करके, एजुकेशन इम्पार्ट करके। ठीक, ह्यूमन की क्वालिटी को बेटर किया जा सकता है अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके। तो यहाँ पे यही लिखा है कि लिटरेसी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ से हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, उससे क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना चाहिए, रोड्स वगैरह हो गए, हाईवेज वगैरह हो गए, इन सब की बात की जा रही है। इट इन्वॉल्व इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रोड, इरिगेशन फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटीज़, बेटर फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड मार्केटिंग। मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ज़रूरत है हम लोगों को कि हम लोग क्या करें, इम्प्रूवमेंट लेके आएँ इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में, गाँव के अंदर रोड्स में, इरीगेशन फैसिलिटीज़ में, गाँव में क्रेडिट फैसिलिटीज़ से रिलेटेड, या फिर एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर फैसिलिटीज़ जो है उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर किया जाएगा तो इससे भी गांव के विकास में मदद मिलेगी। इसका अगला आया लैंड रिफॉर्म्स। ठीक, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। जो अगर हम बात करें, लैंड रिफॉर्म्स आए थे वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को रिलेट कर रहे थे। एक्चुअलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लैंड टू टिलर, मतलब लैंड रिफॉर्म सरकार ने लागू किए थे। उससे क्या हुआ, एक गोल जो था हमारा लैंड टू टिलर का, मतलब कल्टीवेटर्स को, किसान को ज़मीन पहुंचाने का, वो पूरा हुआ था। इम्प्रूवमेंट इन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल कल्टीवेटर्स। लैंड रिफॉर्म से क्या फ़ायदा मिलेगा, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है रूरल कल्टीवेटर्स की, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आया ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से। ठीक, तो ये हमारा लैंड रिफॉर्म्स की वजह से डेवलपमेंट हो सकता है एग्रीकल्चर का। उसके बाद अगर हम देखें एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, अराउंड 21.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर हम बात करें, टोटल 21.9% पॉपुलेशन हमारे देश की जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे आती है। देयर इज़ अ सीरियस नीड फॉर टेकिंग स्टेप फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। इसलिए पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ सीरियस स्टेप्स को
उठाएं, कुछ कदम उसके लिए उठाए जाएं। ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस ऑफ वीकर सेक्शन, मतलब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो लिविंग कंडीशंस है वीकर सेक्शन की, उनमें भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, तो खाली इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ना है, वही 3 मेन इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि नीड टू डेवलप प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी टू एनहांस अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलर अदर देन फार्मिंग। मतलब ज़रूरत है कि हम लोग क्या करें, गाँव के अंदर जो फार्मिंग के अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने की कोशिश करें। तो अब रूरल डेवलपमेंट का जो एक्शन प्लान बनाया गया सरकार के द्वारा, वो क्या था, मतलब सरकार ने सोचा कि गाँव का विकास किस तरीके से किया जाएगा। तो गाँव का विकास करने के आगे अगर हम बात करें, सरकार के आगे कुछ चैलेंजेस थे, और ये इन चैलेंजेस से निपटना ही रूरल डेवलपमेंट का एक्शन प्लान था। तो दो तरह के चैलेंजेस थे, एक लिंगरिंग चैलेंजेस और एक इमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग चैलेंजेस कौन से चैलेंजेस थे? लिंगरिंग चैलेंजेस जो थे, अगर हम बात करें, वो रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग से रिलेट करते थे। ठीक, मतलब जो किसानों को उधार की, लोन्स की, बोरोड फंड की रिक्वायरमेंट होती थी, उससे रिलेटेड रूरल क्रेडिट करते थे। रूरल मार्केटिंग मतलब गाँव वालों को खेती कर ली, प्रोडक्शन हो गया, अब उस खेती को सही दामों पे पैसा बेचा जा सके, उस फसल को अच्छे दामों पे बेचा जा सके, उसके लिए फैसिलिटीज़ जो हैं रूरल मार्केटिंग में आ जाएंगी। इसके अलावा बात करें इमर्जिंग चैलेंजेस, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल एक्टिविटीज़, नए चैलेंजेस जो हमें आजकल सामने आ रहे हैं, जैसे कि क्या, रूरल एक्टिविटीज़ का डाइवर्सिफिकेशन करने की नीड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब हमें इमर्जिंग चैलेंज में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अदर चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज से लिंक करना, गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, मीन्स ऑफ इरिगेशन परमानेंट प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर रिसर्च की प्रोवाइड करना, ये भी हैं। लेकिन मेनली इस चैप्टर के अंदर इन 4 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करा गया है, हमें इन 4 टॉपिक्स को कवर करना है। तो अब देखते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें हमारा इन 4 में से वो आ जाता है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट क्या कहता है? रूरल क्रेडिट 3 से 4 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे। इसके अंदर ये रूरल क्रेडिट क्या होता है ये नहीं पूछा जाएगा, तो बता दूंगा आगे क्या पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना है। इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट ड्यू टू लॉन्ग गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रिलाइजेशन ऑफ इनकम। मतलब अगर हम बात करें, जो फार्मर्स होते हैं गाँव के अंदर, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेडिट की, उधार के पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो क्रॉप सोइंग का और एक्चुअलाइजेशन ऑफ इनकम का टाइम होता है, मतलब जब क्रॉप को बोने से लेके क्रॉप के बिकने तक का जो समय होता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, जिसकी वजह से बीच में उनके पास फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, वेरियस काइंड्स के खर्चों को, वो हम आगे पढ़ेंगे, उन्हें पूरा करने के लिए किसानों को क्या होता है, क्रेडिट नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू मीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन सीड्स, फर्टिलाइजर, implements and other family expenses of marriage, death, religious ceremonies, etc. So credit is one of the most important factor which contribute to agriculture production। मतलब फार्मर्स को पैसे की ज़रूरत किन किन चीज़ों के लिए पड़ती है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए सीड्स में सबसे पहले इसके लिए चाहिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए, खेती में जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो चीज़ें और ख़रीदने के लिए, या फिर फैमिली एक्सपेंसेस हैं, ठीक, शादी वगैरह हो गई, घर में कोई मर गया, कोई रिलीजियस सेरेमनी वगैरह है, उसके लिए जो है पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सब रिक्वायरमेंट हमारी क्रेडिट रिक्वायरमेंट से रिलेट करती हैं। इसके बाद क्रेडिट रिक्वायरमेंट को यहाँ पे बताया गया है कि क्रेडिट रिक्वायरमेंट गांव के लोगों की 2 कैटेगरीज में बांटी गई हैं। पहली है प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट और दूसरी है अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट। प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट क्या होती है? प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट जो है हमारी एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, मतलब फार्मिंग से रिलेट करती हुई है, रिलेट्स टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेट करती हुई जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट में रिलेट करती हैं। इसके अलावा कंजप्शन एक्टिविटी से रिलेट करती हुई जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो अनप्रोडक्टिव क्रेडिट रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं, जैसे कि एक्सपेंस ऑन सेरेमनीज, पर्सनल एक्सपेंसेस, ये सब हमारा इसमें आता है। खेती के लिए परचेज करें हम इनपुट, तो वो हमारा प्रोडक्टिव क्रेडिट रिक्वायरमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे हमें दे रखा है सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आगे हमें इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं, मतलब किसानों के पास, गांव वालों के पास कितने प्रकार के सोर्सेज ऑफ क्रेडिट्स मौजूद है। तो अगर हम बात करें, हमारे पास गांव में ज़्यादातर मेनली 2 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, पूरे देश में ही 2 तरह के सोर्सेज ऑफ क्रेडिट अवेलेबल हैं गांव के पूरे देश में। पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन से होते हैं और इंस्टीट्यूशनल कौन से होते हैं, तो ये बहुत आसान है, समझ में आ ही गया होगा ईजिली। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारे बैंक्स आ जाते हैं, NBFCs आ जाती हैं, ठीक। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में मनी लेंडर्स आ जाते हैं,
जो ब्याज पे पैसा देते हैं, या फिर ट्रेडर्स आ जाते हैं, ठीक, ये सब हमारे जो उधार हमें सामान दे देते हैं, तो ये सब इसमें आ जाते हैं, हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते हैं। तो यहाँ लिखा भी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैव बीन द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो हैं वो हमारे देश में ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के इंडिया के अंदर। मतलब ये बहुत पुराने ज़माने से चलते चले आ रहे हैं। मेजर कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं मनी लेंडर्स। मनी लेंडर एक्सप्लॉइट पीजेंट बाय चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बाय सम टाइम बाय मैनिपुलेटिंग अकाउंट। मनी लेंडर कौन? ब्याजिए। ये क्या करते हैं? ये जो है बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पैसे उधार देने के बदले किसानों से। और इसके अलावा कभी कभी जो इनका एग्रीमेंट होता है, जिसकी बेसिस पे उधार मिलता है, मतलब जब किसान उधार लेके जाता है एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं, तो कभी कभी उस एग्रीमेंट में उसके जो अकाउंट्स होते हैं उसमें भी मैनिपुलेशन शो कर देते हैं। ठीक, तो मैनिपुलेशन मतलब उसमें गड़बड़ी शो कर दी जाती है। इसके बाद अगला आता है दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होता है हमारा रिलेटिव्स का। कल्टिवेटर्स बोरो फंड्स एट जीरो इंटरेस्ट रेट फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स। मतलब जो फार्मर्स होते हैं कभी कभी उन्हें जीरो इंटरेस्ट रेट पे अपने खुद के रिलेटिव से, रिश्तेदारों से पैसे उधार मिल जाते हैं। दीज लोन्स आर काइंड्स ऑफ इनफॉर्मल लोन्स। ये इनफॉर्मल लोन्स होते हैं नॉर्मली रिटर्न आफ्टर हार्वेस्ट, जो कि फसल कटने के बाद चुका दिए जाते हैं। ट्रेड एंड कमीशन एजेंट्स दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीसेंट ऑन द मॉर्टगेज ऑफ क्रॉप्स एंड ऑन द कंडीशन दैट क्रॉप विल बी सोल्ड टू देम एट लो प्राइसेस। मतलब ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसान से पहले डील कर लेंगे। मतलब किसान को अभी सीड्स वगैरह के लिए फसलों के पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर किसान किसी ट्रेडर के पास जाएगा तो ट्रेडर इसे पैसे तो देगा, लेकिन इससे कहेगा कि मैं तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम मेरे पास अपनी फसल को गिरवी रखो। फसल को गिरवी रखने का मतलब कि एक एग्रीमेंट डिसाइड हो जाएगा कि उसकी फसल अगर ये लोन नहीं चुका पाएगा तो इसकी हो जाएगी, या फिर जो इसकी फसल है तुम वो अपनी फसल जो है तुम खाली मुझे ही बेचोगे, किसी और को नहीं बेचोगे। और उसके प्राइसेस भी अभी से तय कर ली जाएंगे, जो कि हो सकता है मार्केट से कम हो, मोस्टली मार्केट से कम ही होते थे। ठीक, इसके अलावा आते हैं हमारे रिच लैंडलॉर्ड्स। दे ऑल्सो चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सप्लॉइट द स्मॉल पीजेंट। मतलब ज़मींदार हमारे आ गए, ये लोग भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे और पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। तो इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे जो हमें पढ़ने होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ना होता है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या क्या है। तो उसके अंदर मैंने बताया है तुम्हें कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। तो इसके बारे में पढ़ना है। ये क्या होते हैं? दे प्रोवाइड क्रेडिट एट लो इंटरेस्ट रेट। ये जो होती हैं वो बहुत ही कम ब्याज पे उधार पैसे प्रोवाइड करती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस इन डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशन टू रेज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। और इसके अलावा किसानों को ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है, मतलब गाइड भी करती हैं कि किस तरीके से वो एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस को डाइवर्स करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। करेंटली दे अकाउंट टू 16 to 70% ऑफ रूरल क्रेडिट। मतलब अगर हम बात करें कि गाँव के एरियाज़ में जितना भी उधार पैसा लिया या दिया जाता है उसमें इनका शेयर जो है वो 16 to 17% है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दी सोसाइटी। इन सोसाइटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू फार्मर्स। इनका पहला ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स को समय पे और जल्द से जल्द पैसे उधार मिल जाएं। एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स। मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का इनका उद्देश्य है कि जितने भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उन्हें जड़ से ही एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि किसानों का एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके। स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज़ अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि देश के हर रीजन में, हर जगह में, कोने कोने में जो है क्रेडिट फैसिलिटीज़ को पहुंचाना। प्रोविज़न ऑफ एडुकेट क्रेडिट इन एरियाज़ कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। उसके अलावा ये प्रोविज़न क्रिएट करके रखते हैं एडुकेट क्रेडिट की, मतलब अच्छे खासे क्रेडिट की उन एरियाज़ में जो कि सरकार द्वारा चलाए गए स्पेशल प्रोग्राम्स में कवर किए जाते हैं। अगले आ गए हमारे कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक। द गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि रूरल क्रेडिट की नीड्स को कुड नॉट बी मेट बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलोन। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से ही खाली पूरा नहीं किया जा सकता। सो कमर्शियल बैंक शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि कमर्शियल बैंक को भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को दिया जाएगा। ठीक, अब इसके लिए क्या किया गया तो इसके लिए इसमें पढ़ लेते हैं। फॉर दिस पर्पज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1955। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इस पर्पस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में खोला गया। एंड इन 1969 और 1969 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिए बहुत सारे
कमर्शियल बैंक इन ऑर्डर एंड ऑर्डर डेम टू ऑफर क्रेडिट डायरेक्टली टू फार्मर्स। मतलब सरकार ने बहुत सारे बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? नेशनलाइजेशन का मतलब हुआ पहले जो बैंक एक स्टेट में खुला हुआ था हमारे देश के, अब वो हमारे देश के कोने कोने में किसी भी स्टेट में खुल सकता है। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हो पंजाब नेशनल बैंक, पहले ये खाली पंजाब में हुआ करता था क्योंकि पंजाब का ही बैंक है। ठीक, अब जी लेकिन जगह जगह खुला हुआ है। ऐसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये अलग अलग ब्रांचेस हुआ करते हैं, इसके एसोसिएट्स हैं, आज भी हैं कुछ तो। जैसे स्टेट बैंक ऑफ सिंध है, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब एंड सिंध है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, ऐसे कर करके अलग अलग टाइप के हैं इसके। ठीक, तो ये आपको दे रखा है इसमें कि ये कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया 1969 में, और इन्हें ऑर्डर दिया गया कि ये फार्मर्स को डायरेक्टली क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। कदम श्री वुमेन्स बैंक, ये खाली रीड कर लेना है ये क्या है। मतलब ये 1995 में केरला में खोला गया था। ये वुमेन्स का बैंक है, स्मॉल सेविंग बैंक है फॉर पुअर वुमेन्स, गरीब औरतों के लिए, ताकि वो सेविंग्स को एंकरेज कर सके, मतलब थ्रिफ्ट सेविंग्स के लिए खोला गया है। दी सोसाइटीज़ आर लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक इन एशिया इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेविंग्स। अगर हम बात करें, ये एशिया में सबसे बड़ा बैंक है पार्टिसिपेशन, मतलब नंबर ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे और सेविंग्स के बेस से। इसके अंदर, इस बैंक के अंदर करीबन 1 करोड़ रुपए थ्रिफ्ट सेविंग से, थ्रिफ्ट सेविंग मतलब 10, 20, 20, 100 रुपए करके जोड़ जोड़ के औरतों ने इकट्ठे कर रखे हैं। उसके अलावा और क्या किया गया रूरल क्रेडिट के लिए? रूरल क्रेडिट के लिए आरबीआई एंड रूरल क्रेडिट, तो ये भी हमें खाली पढ़ना है। सिंस द बिगिनिंग इन 1935, आरबीआई मतलब 1935 में खुला था। आरबीआई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्रेडिट प्रोवाइड करने में, एग्रीकल्चर को और स्ट्रेंथन करने में, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को इन पर्टिकुलर। मतलब आरबीआई 1935 से जब से खुला है तब से आरबीआई ने एग्रीकल्चर को क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके लिए इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह को खोला। आरबीआई जो है एक मल्टी डायमेंशनल रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर क्रेडिट में। इसका फोकस किस पे होता है? शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। आरबीआई क्या करता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी एलाइड एक्टिविटीज के लिए। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, मतलब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं उनके डेवलपमेंट्स के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। एक्सपेंशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मतलब ये सोर्सेज ऑफ फंड्स का एक्सपेंशन करता है, मतलब फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है इन बैंकों को ताकि जो है ये लोग पैसे उधार दे सकें। कंडक्टिंग रूरल सर्वे टू डिटरमाइन द कवरेज ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज। इसके अलावा इसने जो भी क्रेडिट पॉलिसीज बना रखी होती हैं जो बैंक के द्वारा ये ऑपरेट करवाता है, उन को चेक करने के लिए कि वो सही से चल रही हैं, फॉलोअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि वो कितने एरिया को कवर कर पाई नहीं कर पाई, इसके लिए सर्वे भी करता है। गाइडेंस टू ऑल कंसर्न ऑन मैटर रिलेटिंग टू रूरल क्रेडिट। इसके अलावा जितने भी कंसर्न रूरल क्रेडिट से जुड़े हुए मतलब संस्थाएं हैं उन सबको ये जो क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद सरकार ने एक और ऑब्जेक्टिव इसमें एक काम किया, जनधन योजना। ये भी हमें खाली पढ़ना है, एक तरीके से अप्रेजल है। अगर हम बात करें एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ रूरल क्रेडिट टेकन मेगा सेटबैक आफ्टर द रिफॉर्म्स। 1991 के बाद जो एक्सपेंशन था रूरल क्रेडिट का और प्रमोशन था रूरल क्रेडिट का, वो एक तरीके से रुक ही गया था। टू इम्प्रूव द सिचुएशन, इस सिचुएशन को सही करने के लिए ऑल एडल्ट्स आर एनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ ए स्कीम जनधन योजना। 2014 में सरकार ने क्या किया? एक जनधन योजना नाम की योजना चलाई जिसके अंदर सारे ही एडल्ट्स को इस स्कीम के अंदर, जनधन योजना के अंदर बैंक अकाउंट खोलने का ऑफर दिया गया, बैंक अकाउंट खोलने को कहा गया। इसमें जो अकाउंट होल्डर्स थे उनको 1 से 2 लाख रुपए का एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवर मिल रहा था और साथ में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही थी 10,000 रुपये तक की, और इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। इस स्कीम के अंदर करीबन 40 करोड़ नए बैंक अकाउंट्स खुले थे और इन बैंक अकाउंटों में करीबन 1,40 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। ठीक, ये हो गई। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कुछ चीज़ें और दे रखी हैं तो वो भी हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। ठीक, यहाँ ये दे रखा है इसके इंस्टीट्यूशन सोर्स के बारे में। इंडिपेंडेंस के टाइम पे खाली ये 7% हुआ करते थे, फार्मर्स की नीड को फुलफिल करते थे। मेजर चेंज 1969 में आया जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ। हमने पढ़ाई 1969 में जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ तो इन्हें ऑर्डर दिया गया कि सारे बैंक्स को ऑर्डर दिया गया कि वो रूरल क्रेडिट की नीड्स को पूरा करें। इसके अलावा इन 1981 इंस्टीट्यूशन सोर्सेज जो है इमर्ज एज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ रूरल क्रेडिट। 1981 में ये प्रिंसिपल चैनल बन गए और अब ये करीबन 66% टोटल क्रेडिट नीड्स को
फुलफिल करते हैं, मतलब 66% जो रूरल क्रेडिट है आप यही प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो इसमें गवर्नमेंट में आगे भी इसमें दे रखा है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में हमने पीछे पढ़ा, उनको गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया था। पहला ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट टू फार्मर्स एट चीप इंटरेस्ट रेट। मतलब पहला इनका ऑब्जेक्टिव था इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को बनाने के पीछे, इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के पीछे कि किसानों को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जा सके। दूसरा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जो है मदद की जा सके इन रेजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम। मतलब छोटे फार्मर्स की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और उनकी इनकम को बढ़ाने में मदद करने के लिए भी इन इंस्टीट्यूशंस को खोला गया था। जैसे कि हमने पढ़ा था, क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ जो थी वो लोन तो प्रोवाइड करती थी, इसके साथ साथ गाइडेंस भी प्रोवाइड करती थी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से रिलेटेड। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज यहाँ लिखे हुए हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पीछे पढ़ लिया। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं। इसके अलावा ये करते हैं, ये उधार पैसे देते हैं मॉर्टगेज ऑफ लैंड के बदले। कमर्शियल बैंक एसबीआई वगैरह होगा, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, रीजनल रूरल बैंक्स, इनके बारे में और देख लेते हैं ये क्या होते हैं। ये प्रोवाइड क्रेडिट स्पेशली टू स्मॉल फार्मर्स इन रूरल एरिया ओनली। मतलब ये आरआरबीज होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, बैंक को बोला ग्रामीण बैंक। ठीक, तो अगर हम बात करें, ये जो है खाली गांव के एरियाज़ में खुले होते हैं और ये खाली स्मॉल फार्मर्स को ही लोन प्रोवाइड करते हैं। दे आर ओपन इन दोज एरिया वेयर देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटी। मोस्टली ये उन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट द लोन्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू फार्मर्स टू परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर एंड फॉर अदर एग्रीकल्चर पर्पस आर नोन एज टकावी लोन। सरकार भी जो है फार्मर्स को सीड्स परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए और अलग अलग एग्रीकल्चर इनपुट्स परचेज करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है, जिन्हें टकावी लोन्स किया जाता है। गवर्नमेंट इन लोन्स के ऊपर खाली 6% ब्याज चार्ज करती है। इसके अलावा आरबीआई ने एक इनिशिएटिव और चलाया था, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 1982 में खोला गया था। ये एक एपेक्स मतलब सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है किसका, रूरल क्रेडिट का। ये मतलब रूरल क्रेडिट की सारी जिम्मेदारियां आरबीआई ने अब इसे ही प्रोवाइड कर रखी है टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। मतलब क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम इसी को सौंपा गया है। द इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इज कॉल्ड मल्टी एजेंसी सिस्टम। जो सिस्टम हमने पढ़ा, इसके अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ भी हैं, कमर्शियल बैंक्स भी हैं, आरआरबीज भी हैं, सरकार भी है, नाबार्ड भी है। तो अगर हम बात करें, ये सब जो सिस्टम है पूरा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का, इसे मल्टी एजेंसी सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा है किसके बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक तरीके से एक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कुछ लोग हैं, उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक, मान लो करीबन 50 लोग हैं, इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और इन्होंने फैसला किया कि हम हर महीने हज़ार रुपए हर एक इंसान अपने मतलब कलेक्ट करेंगे, इकट्ठे करेंगे। तो ऐसे इन्होंने इकट्ठे करना शुरू किए। पहले महीने 50,000 इकट्ठे हुए। अब इन 50,000 को रखने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने ग्रुप के नाम पे अपने एक तरीके से सोसाइटी बना ली, एक एनपीओ बना लिया और उसके नाम पे एक बैंक में अकाउंट खुलवा लिया और उस अकाउंट को अपनी सोसाइटी के नाम से लिंक कर लिया, मतलब उसके नाम से जोड़ दिया और ये पैसे इसमें जमा कर दिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये हर महीने ऐसा करते रहे तो इस बैंक में खूब सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अब इसका पर्पज़ ये था, इस ग्रुप में से अगर बाई चांस कभी भी किसी किसान को या किसी भी मेंबर को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसके घर में कोई फंक्शन है, चाहे उसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड के लिए क्रेडिट चाहिए, चाहे कोई और भी काम है, घर में बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, ज़मीन खरीदनी है, कोई किसी भी पर्पज़ के लिए उधार चाहिए पैसे, तो वो ये था, यहाँ से इन लोगों से ये लोग पैसे उधार ले सकता था। तो ये लोग इस बैंक से पैसे निकाल के उस इंसान को उधार दे देते थे। इससे बहुत नॉमिनल जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था और इससे इंस्टॉलमेंट में वो पैसे वापस ले लिए जाते थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर बाई चांस सोचो वो भाग जाए, पैसे ही ना दे, ओके मैं नहीं दूंगा, तो क्या कर लोगे? तो इसमें जो होता है बहुत आसान होता है मॉनिटरिंग करना, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, एक ही गाँव के होते हैं, एक ही एरियाज़ के होते हैं। अगर बात करें तो उसको फॉलो अप करना बहुत आसान होता है। उससे हर जगह हर इंसान, जो 50 लोग है अगर, तो 50 लोग सोचो दिन में जिस जगह से निकलेगा उस जगह से आदमी कहेगा अरे भाई कब दे रहा है पैसे, फर्म के पैसे वापस कर दे ग्रुप के।
सिर्फ ग्रुप ठीक। तो ऐसे करके जो है उसे टोका टाकी होती रहेगी, तो उसकी मजबूरी पड़ जाएगी, पैसे देने पड़ेंगे शर्म के मारे। तो यहाँ पे यही इसमें देखो दिख रखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे इमर्ज हुए एज अ मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इन द कंट्री इन रिसेंट ईयर। पिछले कुछ सालों में ये एक बहुत ही एक मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के तौर पे इमर्ज हुए हैं। दे आर फोकस लार्जली ऑन दूस लोअर पीपल हु हैव नो सस्टेनेबल एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो मतलब अगर हम बात करें मेन ऑब्जेक्टिव भैया, ये मेनली फोकस जो है किसके ऊपर है, ये उन लोगों, उन रूरल पीपल्स के ऊपर जो है फोकस्ड हैं जिनके पास फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से कोई भी फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाते हैं, जो लोग मतलब उस फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से किसी तरीके से जुड़े हुए नहीं है। ठीक। सो देयर टारगेट ग्रुप्स कंप्रोमाइज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इनका जो ग्रुप होता है, इनके ग्रुप में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लेबर आर्टिस्ट एक्सेट्रा, ये सब इस ग्रुप में होते हैं। अब मिनिमम कंट्रीब्यूशन हैज बीन पूल्ड फ्रॉम ईच मेंबर। मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो हर मेंबर से कलेक्ट किया जाता है, ठीक, टू प्रमोट थ्रिफ्ट हैबिट ऑफ सेविंग्स, मतलब सेविंग्स की हैबिट के तौर पे। फ्रॉम द पूल मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर। इस पूल करे हुए पैसे में से अगर किसी को जरूरत पड़ती है नीडी मेंबर को, तो पैसे दे दिए जाते हैं रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे, विच इज टू बी पेड इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, जो कि स्मॉल इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ पे की जाती हैं। मार्च 2012 के तक जो है अगर हम बात करें, मोर देन 43 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैज रिपोर्टेडली बीन क्रेडिट लिंक, मतलब बैंक से करीबन इतने 43 लाख SHGs जो थे वो अब तक लिंक हो चुके हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प्स इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये वुमेन्स के एम्पावरमेंट में भी बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हैं। ठीक। आगे दे रखा है प्रेजेंटली अगर हम बात करें कैसे करते हैं, प्रेजेंटली 54 लाख वुमेन्स जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑपरेट कर रही हैं। 54 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ऑपरेटिंग विद 6 लाख वुमेन मेंबर्स। मतलब प्रेजेंटली अगर हम बात करें जितने भी हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक, इसके अलावा 54 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें 6 लाख वुमेन जो है करीबन मेंबर्स हैं। ठीक। दे प्रोवाइड अबाउट 10 रुपीज़ टू 15,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप टू 2.5 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप इस कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड CISF फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। मतलब ये इतने रुपये से लेके इतने रुपये तक का लोन प्रोवाइड करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। मोस्टली बोरोवर्स आर फॉर कंजप्शन पर्पस और नॉट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इसमें जो है इसका एक डिमेरिट भी है। क्या डिमेरिट है कि इसमें जो भी पैसा ज़्यादातर औरतें लेती हैं वो कंजप्शन पर्पस के लिए लेती हैं, ना कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लेती हैं। ये था हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। आगे ये रूरल क्रेडिट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इस अप्रेजल के साथ। क्रिटिकल अप्रेजल दे रखा है रूरल बैंकिंग का, 3 से 4 नंबर है, पूछा जा सकता है। मतलब प्रॉब्लम फेसेस इन रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग के आगे समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी है वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इज इनसफिशिएंट इन कंपेरिजन टू इट्स डिमांड। मतलब हेडिंग बना सकते हो इनसफिशिएंसी। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट है, मतलब जितना लोन सरकार प्रोवाइड कर रही है गांव में, वो अभी भी इनसफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। ठीक। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अरेंजमेंट्स हैव बीन फेल्ड टू कवर द एंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। मतलब जो कवरेज है, जो सरकार ने इतने भी इंस्टीट्यूशंस खोल रखे हैं लोन प्रोवाइड करने के लिए, ये हर इंसान को लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ लोन सेंक्शन टू द फार्मर इज ऑल्सो इनएडुकेट। मतलब इनएडुकेट अमाउंट ऑफ लोन, ये हेडिंग बना सकते हो कि किसानों को जो लोन सेंक्शन किया जा रहा है वो जो है उनकी नीड से बहुत ज़्यादा कम है। पुअर फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर आर जनरली गिवन लेस अटेंशन एज कम्पेयर टू रिच फार्मर। लेस अटेंशन के नाम से लिख सकते हो। मतलब जो इन एरियाज़ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर हम बात करें ये बैंक्स वगैरह खोले गए हैं, रूरल RRBs बैंक्स जो खोले गए हैं, ये लोग जो है अगर हम बात करें बिग फार्मर्स को, रिच फार्मर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के मुकाबले। ठीक। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ड्यू इज अ मेजर कंसर्न इन दिस एरिया। इसमें ओवर ड्यू की समस्या, मतलब लोन तो ले लिया अब वापस नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द डिफॉल्टर्स वर कैटेगराइज एज विलफुल डिफॉल्टर्स। ओवरफ्लोइंग ड्यूज के नाम से ले सकते हो। मतलब अगर हम बात करें जो 50% डिफॉल्टर्स हैं जो पैसे नहीं चुका रहे हैं, वो लोग उसमें से जो वो सब जो है विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। मतलब वो अपनी इच्छा से पैसे नहीं चुका रहे हैं, चुकाना चाहें तो चुका सकते हैं। आगे दे रखा है अगला हमारा इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हमने कहा था एग्रीकल्चर रूरल क्रेडिट के बारे में पढ़ना है हमें, फिर रूरल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, उसके बाद इमर्जिंग चैलेंजेस की तरफ जाएंगे हम, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ वगैरह की तरफ और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हमें क्या पढ़ना है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें तो इसमें मीनिंग दे रखा है। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ने की कोई नीड नहीं है, मीनिंग याद होना चाहिए। 1 नंबर में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस होता है जो कहाँ से शुरू होता है,
असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो फसल के कटने से स्टार्ट हो जाता है। मतलब फसल को असेंबल करना, उसे स्टोर करना, उसे प्रोसेस करना, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसे पैक करना, उसे ग्रेड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग कमोडिटीज़ के हिसाब से अलग अलग एरियाज़ में। ये हमारा पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद इसमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है? अगला टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर्स। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में फार्मर्स के आगे कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? मैनिपुलेशन ऑफ बिग ट्रेडर्स, मतलब सबसे बड़ी समस्या ये है फॉल्टी एंड वेइंग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब अगर हम बात करें, जो बिग ट्रेडर्स होते हैं वो छोटे छोटे फार्मर्स के संग मैनिपुलेशन करते हैं, कभी कभी उनका वजन तोलने में गड़बड़ी कर देते हैं, फसल के रेट कम लगाते हैं, ये दिक्कत आती है। इसके अलावा फार्मर्स आर ऑफन फोर्स टू सेल एट लो प्राइस ड्यू टू लैक ऑफ एडुकेट इन्फॉर्मेशन। ठीक, मतलब फार्मर्स के पास फसल की पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि उनका जो प्रोडक्ट वो उन्होंने फसल उगाई है वो प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट पे बिक रहा है। इसकी वजह से कभी कभी वो अपना प्रोडक्ट सस्ते में बेचने को तैयार हो जाते हैं। फार्मर डिड नॉट हैव प्रॉपर स्ट्रॉन्ग स्टोरेज फैसिलिटीज़ टू कीप बैक देयर सरप्लस प्रोड्यूस फॉर सेलिंग लेटर एट हायर प्राइसेस। मतलब फार्मर्स के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। सबसे बड़ी एक समस्या ये है जहाँ पे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस जो है अभी स्टोर करके रख दें और जब उसके प्राइसेस बढ़ जाएं तो उसे बेचें। इसके अलावा डिस्ट्रेस सेल्स, ये क्या होता है? ये एक सिचुएशन होती है जहाँ पे फार्मर्स मजबूर हो जाते हैं, कंपेल हो जाते हैं टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, अपने हार्वेस्ट के पास। जैसे अभी गोभी के साथ हुआ था, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी कि 1-1 रुपये किलो बिक रही थी। यहाँ तक कि कई किसानों में तो उन्होंने गोभी को कुचलवाई भी दिया अपने खेत के अंदर, कुचलवा दिया था। वीडियोस वगैरह भी देखने को मिली थी। नो मैटर हाउ लेस द लो द मार्केट प्राइस, कि मार्केट प्राइस कितना भी डिस्ट्रेस सेल कहलाता है। दिस हैपन ड्यू टू पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज़, ये होता है इसलिए कि अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। फार्मर नीड इमीडिएट कैश टू पे ऑफ डेब्ट, या फिर उसको तुरंत ही पैसे की रिक्वायरमेंट है डेब्ट को पे करने के लिए। ठीक, मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने क्या किया या क्या करना चाहिए? तो क्या किया ही पढ़ाया जाएगा, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। रेगुलेटेड मार्केट्स, मतलब रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद इन अ व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिग ट्रेडर्स। मतलब सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट्स खोलना शुरू कर दिए। रेगुलेटेड मार्केट मतलब सब्जी मंडी टाइप्स खोलना शुरू कर दी, मतलब एक एरियाज टाइप का पूरा खोल दिया जहाँ पे किसानों को पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही थी, स्टोरेज से रिलेटेड, और प्लेस तक प्रोवाइड करी जा रही है कि यहाँ पे रख के अपना सामान बेचो। दीज आर मॉनिटर्ड बाय मार्केटिंग कमेटी। इसमें एक मार्केटिंग कमेटी होती है, कंप्रोमाइज ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, फार्मर्स एंड ट्रेडर, जिसके अंदर कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं। द फार्मर्स कैन ऑल्सो स्टोर देयर प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल। यहाँ पे फार्मर्स अपनी फ्यूचर सेल के लिए प्रोडक्ट को जो है स्टोर भी कर सकते हैं, होपिंग फॉर बेटर प्राइस, भविष्य में महंगा बेचने के लिए। देयर इज नीड टू डेवलप 27,000 रेगुलेटेड मार्केट प्लेसेस। अभी भी सरकार को 27,000 मार्केट प्लेसेस करीबन डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है। आगे हमें दे रखा है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट एम टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक रोड, रेलवेज, गोडाउन्स, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स एक्सेट्रा टू फार्मर्स। मतलब गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे कि रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, गोडाउन्स हो गया, वेयर हाउसेज हो गए, कोल्ड स्टोरेज है या प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे सामान स्टोर किया जा सके, वेयर हाउसेज गोडाउन सामान रखा जा सके, प्रोसेसिंग यूनिट्स जहाँ से सामान को प्रोसेस करने में आसानी हो, फसल को साफ सुथरा करने में, प्रोसेस करने में आसानी हो, ऐसी जगह सरकार को खोलनी चाहिए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, अंडर दिस मार्केटिंग सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय फार्मर्स टू सेल आउटपुट कलेक्टिवली एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। एग्जांपल मिल्क कोऑपरेटिव इन गुजरात, अमूल। ये क्या था? जैसे अमूल एक एग्जांपल है मिल्क कोऑपरेटिव का। अब ये है क्या? ठीक, इसके अंदर कोऑपरेटिव मार्केटिंग के अंदर सरकार ने किसानों को समझाया कि जैसे कि तुम 3 किसान हो, तुम लोग चावल ही बेच रहे हो, तो तुम लोग क्या करो, जैसे तुम भी बेच रहे हो चावल, तुम भी बेच रहे हो और तुम भी बेच रहे हो, अब तुम तीनों में कंपटीशन चल रहा है। तुम कह रहे हो मैं 100 रुपये बेचूंगा, ये कह रहा है मैं 90, ये कह रहा है मैं 80। सरकार ने कहा ये ख़त्म करो बवाल, एक काम करो, तीनों भाई भाई एक साथ हाथ मिला के खड़े हो जाओ और तीनों अपने चावल को इकट्ठा रख लो और एक बैनर लगा दो कि 120 रुपये किलो। तो इससे क्या होगा, तुम्हें बार्गेनिंग का भी एडवांटेज मिलेगा। मतलब कलेक्टिवली सेल करो और बाद में जो भी प्रॉफिट हो वो आपस में बांट लो। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मिल्क कोऑपरेटिव अमूल के अंदर। ये अमूल में मिल्क कोऑपरेटिव में शुरू किया गया था। जितनी भी डेयरीज थी उन सबसे कहा गया कि तुम अपना एक काम करो, जितना भी मिल्क प्रोड्यूस है उस सबको कलेक्टिवली लाके एक जगह पे इकट्ठा करो और फिर उसे इकट्ठा सोल्ड करो। ऐसा ही करा गया, तो इसी को बाद में नाम दे दिया गया उस कोऑपरेटिव को
कोऑपरेटिव को मिल्क अमूल नाम दे दिया गया। वर्गीस कुरियन के अंडर में ये खोला गया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने ये भी किया, क्या किया, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, इन फार्मर्स की भलाई के लिए सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया 24 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, जैसे कि वीट, राइस, माजा, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस एक्सेट्रा। मतलब नाउ फार्मर्स आर फ्री टू चूज दैट दे सेल देयर प्रोड्यूस टू गवर्नमेंट एट एमएसपी और इन द मार्केट रेट। मतलब क्या है, सरकार ने एमएसपी डिसाइड कर दी। जैसे कि तुम्हारा चावल था, अब मार्केट में 120 चल रहा है, सरकार ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया कि मान लो 100 रुपये। अब मान लो कभी मार्केट में प्राइस 120 से कम होके जो है 90 ही रह जाए, तो एमएसपी इतनी रहेगी, एमएसपी चेंज नहीं होगी। मतलब सरकार ने एक एमएसपी डिसाइड कर दी। सरकार कह रही है ये एक प्राइस हमने डिसाइड कर दिया, इस प्राइस पे किसानों से जो भी उनकी फसल है वो हम खरीदेंगे। मतलब किसान जो है वो फ्री है, लेकिन इसमें कि अगर वो चाहें तो उसे फ़ायदा दिख रहा है मार्केट में मार्केट प्राइस से बेचने पे तो मार्केट में मार्केट प्राइस से बेचे, और उसे अगर लग रहा है कि एमएसपी पे बेचने में उसे फ़ायदा है तो वो एमएसपी पे हमें बेचे। तो वही बात यहाँ पे लिखी है ना, फार्मर्स जो है वो फ्री थे चूज़ करने के लिए कि वो गवर्नमेंट को बेचेंगे एमएसपी पे या फिर मार्केट पे बेचेंगे मार्केट प्राइस में। तो इसमें 24 प्रोडक्ट के ऊपर सरकार ने एमएसपी लगा दी थी, एक मिनिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर दिया था। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेज वीट्स एंड राइस टू मेंटेन बफर स्टॉक। इसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किसानों से जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो वीट और राइस वगैरह खरीदता है, उससे बफर स्टॉक मेंटेन करता है। बफर स्टॉक जो है ईयर्स ऑफ सरप्लस में क्रिएट किया जाता है और ईयर्स ऑफ शॉर्टेज में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब हमारे पास अच्छी खासी फसल होती है, खाने की कमी नहीं होती है, तब जो है बफर स्टॉक सरकार क्रिएट करती है। और जब हमारे देश में सूखा पड़ जाता है या खाने वगैरह की कमी होती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो इस बफर स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पीडीएस सिस्टम, सरकारी गल्ले की दुकान, ठीक, राशन शॉप्स जो है वो हमारी इसमें आती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारी कंट्री में ऑपरेट करे जाते हैं राशन शॉप्स के थ्रू। ये ऑफर करती हैं असेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि वीट, राइस बहुत ही सस्ते दाम पे, लोअर देन मार्केट प्राइस। और ये दाम जो होता है मार्केट प्राइस से बहुत कम होता है, जैसे 5 रुपये किलो गेहूँ, 4 रुपये किलो चावल, इस तरीके से मिलता है, लेकिन ये खाली वीकर सेक्शन को मिलता है। इन्हें फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता है। इसके लिए सरकार राशन कार्ड बनवाती है, ठीक है, जिसमें भी येलो कलर का, रेड कलर का, शायद अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक। तो ये पीडीएस सिस्टम कहलाता है। अब आगे दे रखा है इमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। कुछ मार्केटिंग चैनल्स इमर्ज भी हुए हैं, जैसे ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट। ये क्या है, फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर शेयर इन द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर इफ दे सेल डायरेक्टली देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर। एज अ रिजल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मर मार्केट वर स्टार्टेड। मतलब ये सोचा गया कि फार्मर्स अगर डायरेक्टली कंज्यूमर को सामान बेचे तो भाई इससे जो है उसे फ़ायदा हो सकता है। तो इसके लिए फार्मर्स मार्केट ऑर्गेनाइज किए गए, ऐसी जगह ऑर्गेनाइज की गई जहाँ पे फार्मर्स अपना सामान खुद रख के बेच सकते थे, ठीक। टू गिव द स्मॉल फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू कंज्यूमर डायरेक्टली एंड एलिमिनेटिंग मिडिल मैन। इससे क्या हुआ, उन्हें डायरेक्ट एक्सेस मिला कंज्यूमर्स तक का, और मिडिल मैन बीच के जो थे वो एलिमिनेट हो गए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ये एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। जैसे अपनी मंडी पंजाब हरियाणा राजस्थान में खुली है, हरदासपुर मंडी पुणे में, रुत्तू बाजार जो है आंध्र प्रदेश में, ओजावर संडीज जो है वो तमिलनाडु के अंदर खुले हुए हैं, ठीक। इसके अलावा अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, ये भी किया गया। ये क्या था, सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड अलायंस विद फार्मर। मतलब जो हमारी मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स हैं जैसे कि मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये क्या करते हैं, ये लोग फार्मर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और फार्मर से डायरेक्ट जो है उसकी फसल खरीद लेते हैं। अब फार्मर आलू उगा रहा है, मैकडोनल्ड्स वालों को आलू चाहिए बर्गर बनाने के लिए, उन्होंने फार्मर से कांटेक्ट कर लिया कि हम तुमसे डायरेक्ट आलू खरीदेंगे, ठीक है। तो अब इसमें इनकी प्राइस भी पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, दे एनकरेज फार्मर्स टू कल्टिवेट फार्म प्रोडक्ट्स वेजिटेबल फ्रूट्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी। लेकिन इसमें भी एक शर्त होती है, ये फार्मर से कहते हैं जो आलू हम तुमसे लेंगे वो अपनी जिस क्वालिटी का हम चाहते हैं उस क्वालिटी का लेंगे। दे प्रोवाइड सीड्स, इसके लिए सीड्स भी प्रोवाइड करते हैं, अदर इनपुट्स भी प्रोवाइड करते हैं, एंड परचेज प्रोड्यूस क्रॉप्स एट प्री डिटरमाइंड प्राइसेस। और मतलब पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं प्राइस, फसल को बोते समय ही फार्मर कहता है मैं इतने बेचूंगा, उतने पे ही खरीदते हैं चाहे मार्केट में उस समय कोई भी रेट चल रहा हो। दिस रिड्यूस द प्राइस रिस्क ऑफ फार्मर, इससे फार्मर्स का जो है प्राइस रिस्क जो होता है अगर हम बात करें वो कम हो जाता है। अगला आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक। मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करना, ठीक। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, पहला इसके अंदर ये आता है कि क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करो। इट इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब अगर हम बात करें, हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हमें इसके अंदर 4 टॉपिक पढ़ने हैं, रूरल क्रेडिट,
रूरल मार्केटिंग और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंटू नॉन फार्म एक्टिविटीज़ और उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये तीसरा यहाँ से शुरू हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा भी जाता है। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से किया गया। पहला तो किया गया हमारा फार्मिंग के अंदर ही डाइवर्सिफिकेशन किया गया। दूसरा जो है डाइवर्सिफिकेशन किया गया कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की तरफ भी किसानों को थोड़ा सा जो है अट्रैक्ट करने के लिए एनकरेज किया गया कि उधर की तरफ भी काम करें आप लोग। ठीक, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन था इसके अंदर। इसके अंदर क्या था, इट इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। इसके अंदर किसानों को एनकरेज किया गया कि वो सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की तरफ बढ़ें। इट इन्वॉल्व शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न्स फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स। इसके अंदर सरकार ने किसानों को एक तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न को शिफ्ट करने के ऊपर कहा गया। उनसे कहा गया कि फूड ग्रेन्स की जगह वो कैश क्रॉप्स उगाएं। द मेन एम टू प्रमोट शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। इसका मेन एम सरकार का ये था कि इसमें कि जो किसान है वो सब्सटेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करें। ठीक, इसके अलावा मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर और वन और टू क्रॉप्स। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से क्या है, फार्मर्स को कई फायदे हैं, वो एक क्रॉप के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम है क्या, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, एक खेत में खाली एक ही फसल उगाना। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर खेत को 3 हिस्सों में बांट दो, यहाँ वीट उगाओ, यहाँ राइस उगाओ, यहाँ पे चाहो तो सरसों उगा लो। अब तीनों जगह तुमने अलग अलग चीज़ें उगा ली। वैसे तो मैंने ऐसी तीनों फसलें बोली जो अलग अलग सीज़न में उगेंगी, लेकिन ये कोई बात नहीं, हमें एग्जांपल लेना है। कोई सी भी 3 फसलें ले लो, आपने उगा ली क्रॉप 1, क्रॉप 2, क्रॉप 3। अब अगर आप बात करो तो क्रॉप 1 भी है, क्रॉप 2 भी है, क्रॉप 3 भी है। एक के प्राइसेस मार्केट में कम होगा, जरूरी थोड़ी नहीं तीनों के प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो दूसरी 2 फसल जो होंगी वो उसकी नुकसान की भरपाई कर देंगे। तो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से जो हुआ रिड्यूस हुई फार्मर्स की डिपेंडेंस एक या 2 क्रॉप्स के ऊपर। दे आर एंगेज इन ग्रोइंग अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। अब वो वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को उगा रहे थे। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम विल हेल्प इन रेजिंग द इनकम लेवल्स। इससे किसानों का इनकम लेवल्स भी इंक्रीज हुए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का भी डाइवर्सिफिकेशन किया गया। मतलब इट इन्वॉल्व फाइंडिंग अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। मतलब फार्म एक्टिविटीज़ के अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना इसके अंदर डाला गया। इट प्रोवाइड अल्टरनेटिव एवेन्यूज ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड। मतलब इसके अंदर ये देखा गया कि खेती करने के अलावा ऐसे कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जो कि एक अच्छी लिवलीहुड हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है सेवरल सेगमेंट्स। इसके अंदर कुछ सेवरल सेगमेंट्स थे, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गई, डेयरीज हो गई, फिशरीज हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया। इट हेल्प इन रेजिंग द इनकम लेवल्स। इससे जो है हमारे देश के किसानों के इनकम लेवल्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। ठीक, रीजंस फॉर डाइवर्सिफिकेशन के पीछे रीजंस क्या थे, तो ये 3-4 नंबर के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, देयर इज ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंगली एक्सक्लूसिव ऑन फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। मतलब फार्मिंग के ऊपर ही खाली डिपेंड रहना अपना जीवन जीने के लिए या अर्निंग क्रिएट करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए, ये थोड़ा सा रिस्की है। अगर सूखा उखा पड़ गया, समस्या आ गई तो दिक्कत होगी। टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन टू रूरल पीपल। इसके अलावा अगर हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन से जो है वो किसानों को प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन प्रोवाइड हुआ। मतलब एक ऑप्शन मिला एग्रीकल्चर के अलावा जिसके थ्रू वो अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इसका फ़ायदा क्या था, इट प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। इससे फार्मर्स को सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुआ। मतलब जो सीजन अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी उससे यहाँ पे थोड़ा सा छुटकारा मिला। टू एनेबल पीपल टू अर्न हाई लेवल ऑफ इनकम। इससे लोगों की इनकम जो है वो बढ़ी। अनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स। जो गरीबी की समस्या थी रूरल एरियाज़ में, उससे छुटकारा मिलने में बहुत मदद मिली। तो ये MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स, रीज़न भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। तो कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा इजी है ये चैप्टर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया बस। हमें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ना है, चैप्टर ख़त्म। ठीक, तो अब देख लेते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री मतलब लिव स्टॉक फार्मिंग। एनिमल हस्बेंड्री वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो कि कंसर्न करती है ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड किलिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, जिसके अंदर हम मतलब फार्म एनिमल्स को पालते हैं। जैसे कि हमारे लिव स्टॉक फार्मिंग के अंदर हम कैटल्स, गोट, डक्स वगैरह को पाला करते हैं। इंडिया के पास अगर हम बात करें, वन ऑफ द लार्जेस्ट लिव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा लिव स्टॉक पॉपुलेशन मौजूद है। लिव स्टॉक सेक्टर जो है अगर हम बात
बात करें अल्टरनेटिव लिवलीहुड मतलब अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है करीबन 70 मिलियन स्मॉल फार्मर्स को, इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबर्स। इसमें लैंडलेस लेबर्स भी आते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन्स, ऐसा नहीं है कि इसमें खाली मेल्स ही काम करते हैं, इसके अंदर आपको औरतें भी काम करती हुई नजर आ जाती हैं। इन इंडिया पोल्ट्री फार्मिंग अकाउंट्स फॉर 61% शेयर, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गे मुर्गी का पालन जो है इंडिया के अंदर करीबन 61% होता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। बाकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मतलब गाय भैंस भी पाली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ पाली जाती हैं करीबन 61%। उसके अलावा दूसरा है डेयरिंग। डेयरिंग क्या है? डेयरिंग वो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जिसके अंदर ब्रीडिंग रेजिंग की जाती है और यूटिलाइजेशन किया जाता है किसका? डेयरी एनिमल्स का, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड वेरियस डेयरी प्रोडक्ट। मतलब डेयरिंग के अंदर हम लोग जो है डेयरी एनिमल्स की ब्रीडिंग वगैरह रियरिंग वगैरह करते हैं ताकि उनसे मिल्क प्रोड्यूस कर सकें, मिल्क जनरेट कर सकें और उनसे वेरियस डेयरी प्रोडक्ट बना के उन्हें प्रोसेस करके बेच सकें। द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स इज क्वाइट इंप्रेसिव। अगर हम बात करें इंडिया के जो डेयरी सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस पिछले 3 डिकेड्स में, पिछले 30 साल में जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रही है। टेक ड्यू टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। जो ऑपरेशन फ्लड आया था, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह ये भी आया था, इसके अंदर हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन था वो कई गुना इंक्रीज हो गया था। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर भी अगर हम बात करें हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बहुत गुना इंक्रीज हो गया था, तो इसके अंदर भी अगर हम देखें जो मिल्क प्रोडक्शन था वो कई टाइम्स इंक्रीज हो गया था। ठीक, तो इसको ऑपरेशन फ्लड नाम दिया। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। ऑपरेशन फ्लड की वजह से इंडिया जो था वो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आ गया था। इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन था वो 1950-51 में 17 मिलियन पर टन्स था, वो बढ़ के 2016-17 में 165 मिलियन टन्स हो गया था ऑपरेशन फ्लड की वजह से। अब ऑपरेशन फ्लड था क्या? ऑपरेशन फ्लड जो है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ने स्टार्ट किया था 1970 के अंदर। इसके जो चेयरमैन थे उस समय डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक, अंडर द ऑपरेशन फ्लड इसके अंदर फार्मर्स ने जो है क्या किया, पूल किया अपना मिल्क प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंग इकट्ठा करना शुरू किया और मार्केट करना शुरू करा अर्बन सेंटर्स में थ्रू कोऑपरेटिव्स, अपने कोऑपरेटिव्स की मदद से। ठीक, गुजरात इज हेल्ड सक्सेस स्टोरी इन दिस मॉडल विच हैज बीन फॉलोड बाय मेनी स्टेट्स। गुजरात जो था इसमें सबसे सक्सेसफुल स्टोरी रही। ये कहानी मिली मिली सी लग रही होगी, तो ये अमूल की कहानी है। इसको वाइट रेवोल्यूशन भी नाम दिया गया। तो यही हमारा ऑपरेशन फ्लड था। अब अगर बात करें फिशरीज़ क्या, जो अभी आप पढ़ के आए थे पीछे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो इसमें एग्जांपल लिखा हुआ था, ये वही है। ठीक, फिशरीज मछली पालन ये भी शुरू हुआ। फिशरीज रेफर्स टू ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू कैचिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल। फिशरीज के अंदर क्या आता है, ये एक ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर मछली को पकड़ा जाता है, प्रोसेस किया जाता है और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को भी पकड़ा जाता है, प्रोसेस किया जाता है और बेचा जाता है। मछली और एक्वेटिक एनिमल्स को, जो कि वाटर बॉडीज़ होती हैं, सी, ओशन, रिवर वगैरह, वो फिशिंग कम्युनिटीज़ के लिए अगर हम बात करें तो मदर की तरह कंसिडर की जाती है। क्यों? क्योंकि ये उन्हें प्रोवाइड करती हैं लाइफ गिविंग सोर्स, मतलब ये उन्हें उनकी जीवन जीने के लिए जो है सामान देती है, एक तरीके से पैसा प्रोवाइड करती है। मछली वगैरह ये इसी से पकड़ते हैं और इसी को बेच के मार्केट में पैसा कमाते हैं और खाते हैं। ठीक, तो इसलिए ये इन्हें माँ के तौर पर, भगवान के तौर पर भी मानते हैं। ठीक, फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेज कंट्रीब्यूट 64% एंड 36 कम फ्रॉम मरीन सेक्टर, सीज एंड ओशियंस। मतलब अगर हम बात करें मछली जो पकड़ के हमारे देश में बेची जाती है, लोग खाते हैं, उसमें से 64% मछलियाँ पॉन्ड्स में से आती हैं, तालाबों में से आती हैं। ठीक है, और 36% जो है वो खाली मरीन सेक्टर से आती हैं, मतलब सीज और ओशन वगैरह से आती हैं। टोटल फिश प्रोडक्शन जो है हमारे GDP में, उसका कंट्रीब्यूशन जो है 0.8% है GDP का। अमंग स्टेट केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु मेजर आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स। ये जो स्टेट्स हैं हमारे देश में नीचे की तरफ के, ये मेजर मरीन प्रोडक्ट्स बनाने वाले स्टेट्स हैं, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिशरीज़ का काम किया जाता है। 60% ऑफ वर्क इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% वर्क ऑफ द वर्क फोर्स इन इंटरनल मार्केटिंग आर वुमेन्स। मतलब अगर फिशरीज़ के काम में हम बात करें, जो 60% वर्क फोर्स है और 40% वर्क फोर्स है। ठीक, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के अंदर, एक्सपोर्ट में 60% और इंटरनल में देश के अंदर जो है 40% जो वर्क फोर्स है उसमें औरतें इंक्लूड हैं। सम प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड लो अर्निंग्स, अब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर, हाई लिटरेसी एंड इनडेप्टनेस। मतलब इसमें कुछ समस्याएं हैं क्या, कि इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत कम मिलते हैं, मतलब लो अर्निंग्स है। अब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर, जो फिशरीज़ का काम करते हैं वो कोई और काम नहीं कर सकते। ठीक है, टू अदर सेक्टर, हाई लिटरेसी एंड इंडेप्टनेस, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं होते और इसमें लोगों के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। अगला देखें
हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर मतलब इसके अंदर फूल फल वगैरह उगाए जाते हैं। इट रेफर्स टू द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पीसीज, प्लांटेशन, क्रॉप्स एक्सेट्रा। मतलब इस ये एक आर्ट है जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स जो है स्पाइसेस वगैरह उगाई जाती हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट दिस सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 19% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। ये एक एस्टिमेट लगाया गया है कि अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में 19% लेबर फोर्स को, लोगों को ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। द पीरियड ऑफ 1991 टू 2003 इज नोन एज गोल्डन रेवोल्यूशन। जो 1991 से लेकर 2003 के बीच का पीरियड था उसे गोल्डन रेवोल्यूशन भी कहा गया है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर द इन्वेस्टमेंट इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर बिकेम हाईली प्रोडक्टिव। क्योंकि इस समय के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट थी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उससे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो रही थी, उससे बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही थी। एज दिस सेक्टर इमर्ज एज अ सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन। उस समय के टाइम पे ये सेक्टर जो था एक सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन के तौर पे उभर के आया था। इंडिया जो था सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फूड्स का और फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इंडिया में, वो देश के दुनिया के अंदर। हॉर्टिकल्चर हैज इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर्स। इससे बहुत सारे फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन में भी बदलाव आया। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन्स इन रूरल एरियाज। और इसने वुमेन्स को भी रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी। तो ये हॉर्टिकल्चर हो गया। इसके अलावा और क्या हुआ? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टू रिट्रीव एंड स्टोर एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो थी वो ब्रांच थी इंजीनियरिंग की, जो कि कंप्यूटर के इस्तेमाल, टेलीकम्युनिकेशन, डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना या ट्रांसमिट करना, सेंड करने का काम करती थी। गवर्नमेंट रिसेंटली यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मैनी सेक्टर। सरकार ने रिसेंटली IT का इस्तेमाल अपने ज़्यादातर सेक्टर्स में शुरू कर दिया है। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट इन द एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। ये सरकार को फूड इनसिक्योरिटी मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे सूखा पड़ने की उम्मीद है उनको प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। इट सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज होने वाली हैं। एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। और ये आप मतलब ये भी बताते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स को कैसे ग्रो करना है, उसमें भी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज। इससे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मदद मिली है। एन अकेडमी कॉल्ड जमशेदजी टाटा इंटरनेशनल वर्चुअल अकेडमी फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश। इस पर्पज़ के लिए जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल अकेडमी जो है वो खोली गई है। ठीक, दिस अकेडमी, अगर हम इस अकेडमी की बात करें, ठीक, दिस अकेडमी प्रोवाइड ऑपरेशन ट्रेनिंग टू नियरली 10 लाख रूरल पीपल। ये करीबन 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे रही है इन्फो क्यूसिस चलाने की। ये क्या है? इन्फो क्यूसिस जो है वो कंप्यूटर स्कैनर से इक्विप्ड, फोटोकॉपियर से इक्विप्ड एक दुकान है। मतलब फोटोकॉपी वाली दुकान समझ लो, कैफ़ेज़ वगैरह समझ लो। ये एक कैफ़ेज़ हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं ईमेल भेजने की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करने की एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, ओनर्स जो है इन्फो क्यूसिस के, इन क्यूसिस के जो है इनको चला के अच्छी खासी लिवलीहुड अर्न कर सकते हैं। आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इसका लास्ट है, इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पूरा चैप्टर ही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे खास ध्यान देना है। ठीक, इन रिसेंट ईयर अगर पिछले कुछ सालों में बात करें, अवेयरनेस बढ़ गई है हमारे देश में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को लेके केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का। मतलब जो हमारे देश में आजकल वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बड़ी है। लोग जो हैं अवेयर हो गए हैं इस बात का कि इन फ्रूट्स को वगैरह को ग्रो करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ किया जा रहा है। तो लोग जो हैं आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स को कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें डिस्करेज कर रहे हैं। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर रिलाइज हैविली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। अगर हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की बात करें, जो पुराने ज़माने का था, मतलब जो पहले से एग्रीकल्चर चला आ रहा है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो है वो पूरी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स और टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स के ऊपर बेस्ड रहता है। जो ये इस्तेमाल किए जाते हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, ये हमारे खाने के अंदर घुस जाते हैं और पेनिट्रेट करते हैं वाटर सोर्सेज को, हमारी वाटर और लिव स्टॉक को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं और नेचुरल इकोसिस्टम को भी ख़त्म करते हैं, ख़राब करते हैं। एफर्ट्स हैव बीन मेड, इसलिए एफर्ट्स किए गए ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जो कि इको फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी मदद कर सके। इसमें कि एक जो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ उसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये इन्वेंशन क्या हुआ? ये बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही थी, ये इंडियन पैटर्न था जो अब इसको लोगों ने फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन से ही अगर हम बात करें तो ये
चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करना शुरू हुए थे, लेकिन उससे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग ही यूज़ की जाती थी। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन वगैरह। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जो कि अवॉइड करती है यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता फार्मिंग के लिए, और इको फ्रेंडली टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेफ एंड हेल्दी फूड। ये एक प्रोसेस होता है इसके थ्रू सेफ और हेल्दी फूड प्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट सिस्टम विच मेंटेन एनहांस इकोलॉजिकल बैलेंस। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर जो कि हमें मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस को एनहांस करने में और मेंटेन करने में मदद करता है। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जगह जो एनुअल मैन्योर्स होते हैं, अगर हम बात करें काउ डंग वगैरह होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर के तौर पे। इससे ज़मीन की फर्टिलिटी को सस्टेन करने में भी मदद मिलती है और फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचता है और ज़मीन की सॉइल की फर्टिलिटी को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। और बात करें कीड़ा लगने की समस्या को, कीड़ा लगने की समस्या से निपटने के लिए किसान जो है वो नीम के जूस एक्सट्रैक्ट वगैरह का इस्तेमाल करना लोग किसानों ने शुरू कर दिया है, जो कि पेस्टिसाइड्स का सब्स्टिट्यूट है, जो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक, तो ये दे रखा है। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स दे रखे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। इट ऑफर्स अ मीन्स टू सब्स्टिट्यूट एंड कॉस्टली एग्रीकल्चर इनपुट्स विद लोकल प्रोड्यूस चीप ऑर्गेनिक इनपुट्स। मतलब फर्टिलाइजर वगैरह बहुत महंगे आते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है प्रोवाइड करता है एक सब्स्टिट्यूट की। इन फर्टिलाइजर्स की जगह हम एनुअल मैन्योर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल है, और अगर पैसों में भी लेने जाओ तो बहुत ही कम कीमत पे मिल जाता है और फ्री में भी अवेलेबल हो जाता है। जनरेट इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो इनसे जनरेट होती है इनकम भी। ये हेल्दी और इससे उगाई हुई फसलें जो होती हैं वो हेल्दी भी होती हैं और टेस्टी भी होती हैं। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट कर रहे हैं। ये पेस्टिसाइड्स फ्री होते हैं, ठीक, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं क्योंकि इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया जाता। ये फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं क्योंकि इसमें एनुअल मैन्योर्स कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इट कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी मदद करते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के आगे कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? लेस पॉपुलर, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। 3 से 4 नंबर में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, ऑर्गेनिक फार्मर को जो है पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें ऑन द पार्ट ऑफ फार्मर्स, कि वो लोग एडॉप्शन करें नई टेक्नोलॉजी का, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का। देयर इज़ अ नीड फॉर एन अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर पॉलिसी टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। और सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग फैसिलिटीज़। ऑर्गेनिक फार्मिंग के आगे भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है किसानों के पास। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो उगाया हुआ प्रोड्यूस होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसे स्टोर वगैरह करने की, ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटीज़ चाहिए, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट, ताकि उन्हें जल्दी बेचा जा सके। लो यील्ड, मतलब इससे जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा नहीं होता। ये ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह नहीं है कि 3 गुना 10 गुना 20 गुना प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें वो समस्या वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। तो यहाँ प्रोडक्शन बहुत कम रहता है इन इनिशियल ईयर्स, मतलब शुरुआत के सालों में। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप अगर करना शुरू करोगे तो शुरुआत में बहुत कम प्रोडक्शन रहेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद 5-6 साल बाद आपका प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद शॉर्टर फूड लाइफ, वो मैंने अभी तुम्हें समझा दिया। इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है खाने की, जो इससे उगाया जाता है, वो बहुत ही कम होती है, बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है। लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, मतलब ये जो है ऑफ सीजन क्रॉप्स में अवेलेबल नहीं है। चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप इज क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब ऑफ सीजन क्रॉप्स इसमें उगाना मुश्किल ही है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जल्दी से नहीं उगती हैं। तो अगर बात करें, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब इस चैप्टर के बाद जो है हमें खाली इसमें वो देख लेते हैं कि बोर्ड ऑफ क्वेश्चन किस किस वैरायटी के आए हैं आपके, फटाफट से। इस चैप्टर में इतना ही है। ज़्यादातर इस चैप्टर में देखा जाए तो डाइवर्सिफिकेशन वगैरह के बारे में पढ़ लेना, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ लेना, रूरल क्रेडिट के सोर्स वगैरह के बारे में पूछ लेना, वो पूछ सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक बोर्ड में इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे शुरू हो गए होंगे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये रहा है 3 मार्क्स क्वेश्चन। 3 मार्क्स क्वेश्चन में सबसे पहला 2023 में पूछा गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट। ठीक, माइक्रो क्रेडिट का रोल बताना है, माइक्रो क्रेडिट का रोल बताना है क्रेडिट रिक्वायरमेंट। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स जो सरकार ने चलाए थे वो जो है सस्ते दामों पर किसानों को लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब इसमें आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह के बारे में बताना है। ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम में पहली लाइन लिखी थी, ये माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल बैंकिंग का रूरल डेवलपमेंट में आपको रोल बताना है। ठीक है,
ठीक। तो मतलब अगर हम बात करें प्रोसेस नहीं लिखना है, रोल लिखना है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें वो हम जो पढ़ के आए थे अप्रेजल वाले पॉइंट्स, क्रिटिसिज्म मतलब प्रॉब्लम फेस, तो वही लिखना है। जैसे कि यहाँ लिखा भी है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट कंसीडर इनसफिशिएंट है, लेस अटेंशन जो है दी जाती है मार्जिनल फार्मर्स को, तो इसके अंदर आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझो, इवेल्युएट करना है कि रूरल बैंकिंग को इवेल्युएट करना है, क्रिटिकली इवेल्युएट कि रूरल बैंकिंग जो थी वो रूरल डेवलपमेंट के प्रोसेस में मदद कर पाई या नहीं कर पाई। तो इसमें हमारे में यही लिखा है कि वो कौन कौन सी समस्याएं उसने फेस करी अप्रेजल के अंदर, तो हम अप्रेजल ही लिखेंगे। ठीक। इसके अलावा 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्टेट ने 3 चैलेंजेस जो उसने फेस करे, तो वो भी हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सेम क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है। ठीक। इसके अलावा केसीसी के बारे में बुक में पढ़ लेना, किसान क्रेडिट कार्ड दे रखा है, 1989 में शुरू किया था। ये रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू जो है क्रेडिट फैसिलिटी कमर्शियल बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जा रही थी किसानों को। इसके अंदर किसानों को एक पासबुक दी जा रही थी रिलेवेंट बुक की, किसान कार्ड के थ्रू फार्मर्स जो थे इससे विड्रॉ कर सकते थे और रिपेमेंट कर सकते थे कैश का विद इन द क्रेडिट लिमिट, मतलब क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, किसानों को प्रोवाइड किया जाता था। तो ये हो गया। ठीक। इसके अलावा सीबीएसई 2024 में यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, डिबेट ओवर फार्म सब्सिडी इन इंडिया इज एंगेज इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिस्कस एनी टू आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग फार्म सब्सिडी। फार्म तो ये लॉजिकल आ गया, सब्सिडी वाला क्वेश्चन हमारा वहाँ से उठ के आया, जो हमें सब्सिडी वहाँ पे पड़ी थी कि सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आर्गुमेंट इन फेवर में अगर नहीं देंगे तो गैप बढ़ जाएगा रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में, और फार्मर्स जो है हमारे किस देश के वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, वो इस लायक नहीं है कि वो फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ वगैरह वो खरीद सके, तो उन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो इसलिए इसको हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये उसके फेवर वाले आप 2 पॉइंट्स में से कोई से भी उठा के लिख दोगे। उसके बाद हम बात करें तो ये क्वेश्चन आया 6 नंबर में, डिस्कस द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द रूरल डेवलपमेंट, मतलब वही बताना है रूरल बैंकिंग का रोल बताना है, क्रिटिकली एवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग, कि रूरल बैंकिंग का रूरल डेवलपमेंट में रोल इवेल्युएट करना है, वही पॉइंट्स बताने हैं कि क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए। फ़ायदे में देखना चाहो तो यहाँ फ़ायदे भी लिखे हैं, जैसे बुक में तो खाली लिमिटेशंस लिखी थी, यहाँ पे फ़ायदे भी लिखे हैं। जैसे क्या क्या लिखा है, नॉन फार्म से आउटपुट रेस हुआ, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ से क्रेडिट फैसिलिटीज़ बढ़ी, देश के अंदर फूड सिक्योरिटी अचीव हुई, बफर स्टॉक मेंटेन करने लगी सरकार, ये हमने पढ़ा। ठीक। इससे अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो स्कीम्स वगैरह सरकार ने चलाई, उससे उधार वगैरह मिला, लिमिटेशंस दे रखी हैं। ठीक। इनइक्वालिटीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, मतलब क्रेडिट में बड़े फार्मर्स को आसानी से मिल जाता है, उनका कम अटेंशन दी जाती है स्मॉल फार्मर्स को, तो ये सब है। रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट असेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? तो ये रीजनेबल लॉजिकल क्वेश्चन आ गया कि ऐसा क्यों है, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब गाँव का विकास करना हमारे देश के विकास करने के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसमें दे रखा है सम प्राइम एरियाज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया में बी क्वेटेड एज फॉलोज। यहाँ लिखा भी है, महात्मा गांधी हैड ऑलवेज मेंटेन दैट रूरल ग्रोथ ऑफ इंडिया लाइज इन द ग्रोथ ऑफ विलेज। महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हिंदुस्तान को डेवलप करना है तो विलेजेस को डेवलप करना जरूरी है। क्यों डेवलप करना जरूरी है? क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया इज लाइज द फैक्ट दैट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर एंड 1/3 ऑफ रूरल पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन पॉवर्टी। मतलब रूरल डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम बात करें आज भी हमारे देश का बहुत बड़ा तबका जो है 44.3% था, हम पढ़ के आए थे एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, जो अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बहुत बड़ा तबका एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमें देश का डेवलपमेंट करना है, इन सब का डेवलपमेंट करना है, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और बहुत सारी पॉपुलेशन आज भी हमारी रूरल बेस्ड है, गाँव वगैरह में रहती है, इसके लिए ये ज़रूरी है। ठीक। कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, रोड वगैरह बनाने की ज़रूरत है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और रिसर्च की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, गरीबी को मिटाने की ज़रूरत है, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स वगैरह, एजुकेशन कॉलेज स्कूल वगैरह खोलने की ज़रूरत है। ठीक। तो ये दे रखा है। नाबार्ड के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। वैसे यहाँ पे लिखा है, ये एक पॉइंट है इसमें, इस चैप्टर में, तो नाबार्ड जरूर पढ़ना है। ऐसे WTO जरूर पढ़ना है, तो नाबार्ड जरूर पढ़ लेना। चाहो तो इससे एक बार देख लेना नाबार्ड क्या करता है। लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इंस्पेक्ट करने की कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई वो सही से निभा रहे हैं नहीं निभा रहे हैं। रिसर्च करता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है। रीफाइनेंसिंग एजेंसी के तौर पर काम करता है, जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक। हेल्प करता है टीनेंट फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, उनकी लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट कराने के लिए। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये काम कराने में नाबार्ड मदद करता है। ठीक। तो ये हमारे यहाँ तक थे क्रेडिट और रूरल
तो क्रेडिट का क्रेडिट से जुड़े। अब रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये यहाँ दे रखे हैं। इसमें 3 नंबर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करेगी, तो बेनिफिट्स लिख देंगे हम। इसके आगे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूमरस एफिलिएट टुवर्ड इंक्रीजिंग फार्मर इनकम थ्रू एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताना है कि डाइवर्सिफिकेशन से इनकम बड़ी। इन द एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो 2 एडवांटेज पूछ लिए, यहाँ पे बेनिफिट्स पूछ लिए, तो आप वही लिख देंगे, पीछे हम पढ़ के आए थे। वाई इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो इसमें भी एडवांटेजेस ही लिखने पड़े, बेनिफिट्स ही लिखने हैं। ठीक, वो क्यों जरूरी है, रीजंस लिख सकते हो यहाँ पे, रीजंस लिखने हैं, सॉरी। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एसेंशियल क्यों है, तो यहाँ पे रीजन लिखने हैं डाइवर्सिफिकेशन के, वहाँ बेनिफिट्स लिखने थे। इसके बाद 6 नंबर में ये क्वेश्चन आया 2023 में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड ऑफ द आवर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वक्त की जरूरत है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। तो 2 एडवांटेजेस और 2 इसकी लिमिटेशन बतानी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, दोनों वहाँ पे लिखी हुई हैं आपकी बुक के अंदर, नोट्स में अभी हमने पढ़ी लिखी हुई हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप की इंपॉर्टेंट बतानी है। ठीक, एनलेस टू प्रॉब्लम्स फेस बाय द फार्मर्स इन इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। शुरुआत में कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि लो यील्ड आएगी, समस्या आएगी हमारी। ठीक, तो ये सब हमें समस्याएं इसके अंदर लिख देनी है। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग की समस्या आएगी, वो देखा जाएगा। शेल्फ लाइफ कम है, लो यील्ड लिख दो और सेल्फ लाइफ लिख दो कि इसकी लो यील्ड होती है और सेल्फ लाइफ होती है। तो 2 प्रॉब्लम्स आप ये भी लिख सकते हो, उसमें प्रॉब्लम्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें तो बस फिर ये केस स्टडी दे रखी है, देखो यहाँ पे एक इस केस स्टडी में दे रखा है, यही भी करके देख लेते हैं। 2020-21 में आई है। अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय। अनसर्टेनिटी क्यों है फार्मर्स के अंदर, क्योंकि इरेगुलर रेनफॉल है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन। तो यहाँ दे रखा है इरेगुलर रेनफॉल, मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम क्यों है, क्योंकि अगर बात करें एग्रीकल्चर कभी तो बहुत बढ़िया होता है, कभी बहुत ख़राब होता है, तो इस वजह से अनसर्टेनिटी है इनकम में। ठीक, some of economists argue that debt waiver schemes are extremely beneficial to the poor and marginalized farmer. All these schemes reduce the burden of। ठीक, जो सरकार ने डेप्ट वेवर स्कीम चलाई, मतलब डेप्ट माफ़ करने की स्कीम चलाई, इससे किस चीज़ का बर्डन कम हुआ? ऑब्वियसली बात है, इंडेप्टनेस, लोगों का कर्ज कम हुआ। रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ मल्टी एजेंसी सिस्टम। ठीक, ये मल्टी एजेंसी सिस्टम आता है, इसके अंदर क्या क्या आता है? रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक आएंगे। इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्यों आएगा? रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में हमने पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था, कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा था, वो आते हैं। इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक तो आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये तो इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए थे। डैश इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स ऑफ लॉन्ग टर्म। तो कौन सी है? रीजनल रूरल बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड लैंड डेवलपमेंट। लैंड डेवलपमेंट की बात हुई है, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक के लिए जो लोन्स प्रोवाइड करेंगे वो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने लैंड डेवलपमेंट में पढ़ा था, ये ज़मीन को गिरवी रख के उसके बदले लोन देते हैं ज़मीन के डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये हमारी केस स्टडी आई हुई है, तो इस तरह की केस स्टडी देखने को मिल सकती है। तो इसको एक बार चाहो तो पढ़ के भी देख लेना, बिना पढ़े ही वैसे सॉल्व हो जा रही है। मैंने पढ़ी नहीं, अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा तो आप इसमें से 3 क्वेश्चन तो ऑन एवरेज सही कर ही लोगे। थोड़ा बहुत सोच समझ के भी करोगे तो थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा सा फंस सकते हो, लेकिन नॉर्मल 3 क्वेश्चन बहुत इजी है, इसकी बेसिस पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक, तो ये इंडियन इकोनॉमी इस वीडियो के साथ पूरी हमारी कवर हो जाती है।